दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक बेहद ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी का नाम है धर्मपत्नी। अलसाई हुई रीवा के मोबाइल की घंटी बजी तो उसने उसे उठा लिया। उधर मम्मी जी थी। वाणी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स मम्मी जी। तुम्हारा पिया कहाँ है? प्यारा सा पति तुम्हारा, मेरा बेटा। मम्मी जी, वे तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गया? मैं तो सो रही थी, वे न जाने कब उठकर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। सागर कभी नहीं सुधरेगा। उसे याद भी नहीं रहा कि आज तुम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है। उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए चले गए होंगे मम्मा, रीवा ने उनसे कहा। लेकिन वह मन ही मन पूरी तरह से उदास हो उठी थी। सागर को एनिवर्सरी भी याद नहीं रही। तभी आहिस्ता से सागर कमरे में आया और फ़ोन हाथ में लेकर बोला, थैंक्स मॉम, हम लोग शाम तक तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। आज कुछ पार्टी शार्टी हो जाए? ओके मॉम, जैसे आप कहें, लेकिन आपकी लाडली बहू जब परमिशन देगी तब तो। समझ लो मिल गई। ओके मॉम, मैं एयरपोर्ट पर आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम पार्टी की तैयारी करो, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। फिर सागर ने रीवा को अपने आगोश में ले लिया और प्यार उसके गाल पर अंकित कर दिया और उसकी कलाइयों में डायमंड के कंगन पहना दिए और बोला, डियर हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, आज तो ग्रैंड पार्टी होगी। डांस फ्लोर वाला हॉल बुक कर लेते हैं। मॉम और डैड को तो डांस के बिना मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ड्रिंक्स के लिए नो परमिशन। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मंजरी की शादी में उसके सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित होकर मम्मी जी और पापा जी ने उसे अपने बहू बनाने का फैसला कर लिया था। वह एक बेहद छोटे शहर के मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके बाबूजी कृष्ण सागर के पिता महेंद्र जी के बचपन के दोस्त थे और एक स्कूल में प्राध्यापक थे। सागर के पिता महेंद्र जी फौज में भर्ती होकर बाहर चले गए थे और इस समय बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। वे स्वाभाविक रूप से काफ़ी खुले विचारों के थे और जब से लंदन रहकर आए थे तब से अपने को आधा अंग्रेज समझने लगे थे, काफ़ी मॉडर्न प्रवृत्ति के थे। इसलिए सागर और रीवा दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। सागर अपने पापा से बचपन से ही डरता था। उसी डर के कारण उसने मंडप में रीवा के संग फेरे लेकर उसे अपनी जीवन संगनी बना तो लिया था, परंतु मन ही मन वह उसे देहाती लड़की ही समझ रहा था। सागर की जीवन शैली के पाश्चात्य तौर तरीके देखकर रीवा थोड़ा सा घबराई थी, परंतु रात के अंधेरे में उसका सानिध्य पाकर वह दिल से उसकी हो गई थी। ससुराल में पहले दिन रीवा की नींद जब प्याज लहसुन की तेज गंध से खुली तो उसका जी मचल उठा था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग उसका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे थे। देर हो जाने की वजह से वह थोड़ी सी सकुचा उठी थी। टेबल पर एक प्लेट में अंडे की भुर्जी देखकर वह थोड़ी सी सकपका गई। फिर भी अपने को सामान्य रखती हुई अपनी प्लेट में ब्रेड लेकर उसे धीरे धीरे कुतरने लगी थी। रीवा, यह अंडा भुर्जी तो लो, इसे सागर ने खास तुम्हारे लिए बनवाई है। वह धीमी आवाज़ में बोली थी। मैं अंडा नहीं खाती हूँ मम्मी जी। लेकिन सागर ने तेज़ी से लपक कर अपनी प्लेट से पूड़ी और भुर्जी का बड़ा सा कौर बनाकर उसके मुंह में ठूस दिया था। वह घबरा कर तेज़ी से बाथरूम की तरफ भागी थी। उसे मम्मी जी की आवाज़ पीछे से आती हुई सुनाई दी थी। सागर, तुम्हें इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए बेटा, वह इस घर में नई है बिल्कुल। इसके बाद वह 2-3 दिन वहाँ रही तो सागर उससे उखड़ा उखड़ा सा रहा था। फिर उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई तो रीवा को उसके साथ मुंबई आना पड़ा था, क्योंकि वह वहीं रहता था। छोटे शहर की वाणी मुंबई की तेज़ रफ्तार भरी जिंदगी देखकर सहम सी गई थी। वह हर काम सागर की इच्छानुसार करने के चक्कर में बार बार गलतियाँ करती थी और सब उल्टा पुल्टा कर बैठती। एक दिन शाम को सागर घर आते ही उससे बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरी शादी की पार्टी है जिसमें मेरे कुछ खास दोस्त होंगे, ज़रा ढंग से तैयार होना। रीवा आज सागर के साथ पहली बार घर से बाहर पार्टी में जा रही थी।
इस वजह से वह खुशी मन से सज धज कर तैयार हुई तो सागर बुरा सा मुंह बनाकर उसे डांटने लगा। यह क्या गंवारों की तरह साड़ी पहन ली तुमने? कुछ वेस्टर्न वगैरह पहन लेती ना। पार्टी में उसके दोस्त रुचिर और भुवन तो उसकी सुंदरता पर मर मिटे थे। रुचिर ने हेलो करने को हाथ पकड़ा तो पकड़े ही रह गया। उसने ज़बरदस्ती खींचकर अपना हाथ छुड़ाया था उससे। भुवन नशे में धुत था। वह उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले जा रहा था। उसे मना करते ही सागर सबके सामने उससे नाराज़ होकर बोला, क्या तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है? अगर मेरा दोस्त तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? डांस कर लोगी तो क्या हो जाएगा? रीवा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कोने में जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ गई थी। वहाँ भुवन की पत्नी निशा भी बैठी हुई थी। उसको भी इस तरह की पार्टियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। सागर के 7-8 दोस्तों और उनकी पत्नियों ने जी भर कर बोतलें खोल ली थी। फिर किसी को थोड़ा भी होश नहीं रहा कि कौन किसकी बाहों में थिरक रहा है। सब बुरी तरह से नशे में डूबे हुए थे। उसे यह सब बहुत अटपटा लग रहा था। सागर को नशे में दूध देकर वह परेशान हो उठी थी। रीवा ने उस दिन से इस तरह की पार्टियों में ना जाने की कसम खा ली थी। जल्दी ही रीवा के पैर भारी हो गए। अब उसकी तबीयत ढीली रहने लगी थी, लेकिन उन दोनों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए। सागर उस पर लगातार हावी होता गया। वह झगड़े से बचने के लिए केवल चुप रह जाती। कभी कभी पीने वाला सागर अब अक्सर पीकर आने लगा था। उसकी खराब तबीयत के बारे में सुनकर उसके अम्मा बाबूजी आकर उसको अपने साथ अपने गांव लेकर गए। वहाँ कुहू के पैदा होने पर सागर आया और बेटी को लाड दिखाकर वहाँ से वापस चला गया। वह सोचती थी कि मेरी प्यारी सी बेटी हम दोनों के रिश्ते सामान्य कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सागर की मम्मी जी और पापा जी विदेश में ही रहते थे। थोड़े दिनों बाद वह सागर के साथ फिर से मुंबई आ गई। वहाँ नन्ही सी कुहू की देखभाल में उसका समय बीतने लगा था। उसकी सहायता के लिए एक आया लीला को रख लिया गया था। एक दिन सुबह ऑफिस जाते हुए सागर उससे बोला, शाम को 6 बजे तैयार रहना, आज रुचिर की मैरिज एनिवर्सरी है, उसने तुम्हें साथ ले आने को कहा है। यह कहकर वह चुपचाप ऑफिस चला गया, लेकिन रीवा के लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि कुहू को तेज़ बुखार था। फिर उसे शुरू से ही सागर के दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे। पीना, डांस करना और आपस में भद्दे भद्दे मजाक करना। पीने पिलाने वाली पार्टियों से वह कोसों दूर रहना चाहती थी। शाम 7 बजे आते ही सागर गुस्से में आकर बोला, तुम्हारे कान बंद रहते हैं क्या? सुबह मैं तुमसे कुछ कहकर गया था, अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं नहीं जा पाऊंगी, कुहू को बहुत तेज़ बुखार है। सागर नाराज़ होकर पैर पटकता हुआ चुपचाप घर से चला गया, लेकिन पार्टी में अकेले जाने के कारण सागर दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद एक पैग लेकर कोने की एक टेबल पर चुपचाप जाकर बैठ गया। उस पर अभी नशे का सुरूर चढ़ा भी नहीं था कि एक सुंदर महिला पर उसकी निगाह पड़ी। वह कुछ क्षणों तक उसको अपलक निहारता रह गया। सागर की निगाहें उस महिला से एक क्षण को मिल गई तो उसने 1 घंटे में एक बड़ा पैक खाली कर लिया। वह महिला भी अकेली बैठी सागर की ओर देख रही थी। अचानक वह तेज़ी से उठी और उसके पास आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाय हैंडसम, माई सेल्फ रैना। उसकी सुंदरता में खोए सागर को सब सपना सा लग रहा था, लेकिन वह भी बोला, हेलो माई सेल्फ सागर। दोनों में दोस्ती होते होते देर ना लगी। सागर की सुंदरता पर मिटा था तो रैना सागर की स्मार्टनेस और जवानी पर। उन दोनों ने बेखौफ ड्रिंक और डांस का अच्छी तरह से आनंद लिया। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। सागर सब कुछ भूलकर रैना के प्यार में खो गया। वह मीटिंग और अधिक काम के बहाने घर देर से पहुंचने लगा। दोनों के बीच अब जिस्मानी रिश्ते भी शुरू हो चुके थे, इसलिए सागर उसके नशे में डूबा रहता। दोनों अक्सर साथ में लंच करते तो कभी पिक्चर, कभी थिएटर और कभी मॉल में घूमने चले जाते। रीवा को पति के आचरण पर अब शक होने लगा था। वह कभी कभी उसके फ़ोन कॉल और SMS चेक करती,
परंतु चौकन्ना सागर पत्नी के लिए कोई निशान नहीं छोड़ता था। एक दिन शाम को अचानक सागर उससे बोला, वाणी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ न्यूयॉर्क से एक डेलीगेशन आया है, उनके साथ मेरी मीटिंग्स है। मुझे वहाँ 2-3 दिन लगेंगे। वाणी ने पति को शक की नज़र से देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ धीमी आवाज़ में बाय कह दिया। बाद में उसने सागर की सेक्रेटरी से पता लगा लिया कि वह छुट्टी लेकर गया हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं था, तो उसका शक अविश्वास में बदल गया। इधर सागर प्लेन की सीट पर बैठते ही रैना के ख्वाबे में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह रैना के सानिध्य के खूबसूरत एहसास को जी रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी थी। उधर रैना ही थी। वह बोली, डियर, मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। मेरी फ़्लाइट में अभी देर है। सागर ने एहतियातन दोनों की अलग अलग फ़्लाइट बुक करवाई थी। वह आने वाले कल के रंगीन सपनों में खोया हुआ रैना के साथ बिताने वाले समय की रूपरेखा मन ही मन बना रहा था। वह दिल्ली पहुंचा ही था कि फिर से रैना का फ़ोन आ गया। डियर, तुम कहाँ तक पहुँचे? मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। जब तुम्हारी फ़्लाइट पहुँचेगी मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे यूज़ करके फिर अपनी बीवी के आंचल में तो नहीं लौट जाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते फ़ोन कट चुका था। लेकिन रैना के नशे में डूबे हुए सागर ने वाणी से तलाक लेने का मन अब बना लिया था। वह सोच रहा था कि दिल्ली से लौटते ही वह अपने वकील से सारे कागजात तैयार करवा लेगा। रैना को लेने वह एयरपोर्ट आ पहुंचा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बुके था। आज वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। यहाँ पर केवल वह होगा और उसकी रैना। आज तो रैना शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहनकर आई थी। सागर उत्तेजनावश उसको निहारता ही रह गया। रैना ने पास आते ही उसे अपने आलिंगन में जकड़ लिया। रात में जिस 5 सितारा होटल में वे ठहरे थे, उसके विशेष कक्ष में दोनों ने डिनर लिया। तभी रैना ने अपने पर्स से एक सुंदर सा ब्रेसलेट निकालकर सागर की कलाई पर पहना दिया। सागर, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। यह हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ब्रेसलेट पहनकर सागर अचकचा उठा। उसे भी तो रैना के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, बाद में देख लेंगे। यह मस्ती तो उस पर भारी पड़ रही थी। रात में रैना उसको एक नाइट क्लब में ले गई। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन शायद रैना इन पार्टियों और क्लबों की पूरी तरह से अभ्यस्त थी। वहाँ सहजता से वह एक के बाद एक पैग चढ़ा रही थी, साथ ही सागर को भी बार बार पिला रही थी। दोनों मदहोशी में थे और गहरे नशे में डूब चुके थे। होटल में लौटने पर सागर अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था कि रैना उसके हाथ से फ़ोन खींचकर बोली, तुम भी खूब हो। मुझ जैसी हसीना के बजाय यहाँ अपने फ़ोन से खेल रहे हो। फिर वह उसके और करीब खिसक कर बोली, मुझे एक लंबे इंतज़ार के बाद तुम जैसा साथी मिला है। तुम अपनी बीवी से तलाक कब लोगे? जल्दी से मुझे बता दो। यह कहते कहते वह सागर के और करीब आ गई और उसके साथ खेलने लगी। फिर दोनों बेसुध होकर सो गए। सुबह सागर के पास ऑफिस से ज़रूरी मीटिंग के लिए फ़ोन आ गया। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी रैना के साथ और समय बिताना चाह रहा था। लेकिन उसका लौटना ज़रूरी था, इसलिए वह रैना से बोला, रैना प्लीज़ तुम यहीं रह जाओ। मुझे ऑफिस की मीटिंग की वजह से आज ही जल्दी मुंबई पहुंचना होगा। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन बाद वापस पहुंच जाऊंगी। सागर फ्लाइट से अगले दिन सुबह जब घर पहुंचा तो रैना को छोड़कर आने की वजह से बुरी तरह से खिसियाया हुआ था। फिर जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वानी किचन में गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर वहीं पर चुपचाप रख दिया। सागर हड़बड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कप में चाय देखते ही चिल्ला उठा, बदतमीज़ औरत, जब तुझे पता है कि मैं इस तरह की चाय नहीं पीता तो यहाँ पर बनाकर क्यों रखती हो? और गुस्से में चाय का कप और नाश्ता दोनों को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। वाणी किचन से बाहर आई और सागर से बोली, प्लीज़ नाराज़ मत होइए,
मैं आपकी पसंद की पॉट वाली चाय बनाकर लाती हूँ, आप यहीं पर बैठिए, प्लीज़ रुक जाइए, घर से इस तरह चाय नाश्ते के बिना मत जाइए। सागर ने वाणी को सामने से हटाने के लिए ज़ोर से धक्का दिया और बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। वाणी ज़मीन पर गिर गई और टेबल का कोना माथे पर चुभ जाने से उसके माथे से खून बह निकला। कुछ पलों के लिए वह शायद वहीं पर बेहोश हो गई। होश में आने पर वह वहाँ से उठी और उसने चोट पर दवा लगाई और लेटकर अपने जीवन के बारे में लगातार सोचने लगी। वह कब तक इस तरह से अपमानित होकर जीती रहेगी? उसे अपने विषय के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। सागर उस पर हाथ भी उठाने लगे हैं। वह किस तरह से सागर को सही रास्ते पर लाएगी? तभी उसका मोबाइल बज उठा। उधर उसकी सासू माँ सरिता जी का फ़ोन था। कैसी हो वाणी? मैं ठीक हूँ, और मेरे नालायक बेटे का क्या हाल है? वे भी ठीक हैं। तेरा ख्याल रखता है ना मेरा अकड़ू बेटा? जी मम्मी जी, उसे बता देना कि मैं उसे याद कर रही थी। उनकी बात याद खत्म हो गई, पर मम्मी जी के अकड़ो शब्द ने वाणी की चेतना को जगा दिया था। उसने नेट पर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को ढूंढकर उससे संपर्क करके सागर और उसकी महिला मित्र के विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए कहा और उसने उनको पे भी कर दिया। उसके लिए उनके मुंह मांगी फीस भी दे दी। उसके बाद उसने अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया। शाम को जब सागर आया तो सारे घर में अंधेरा देखकर उसका माथा ठनका, और फिर जब उसने वाणी को गेस्ट रूम में देखा तो वह उससे बोला, यह सब क्या नाटक है जो देख रहे हो? जल्दी ही मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी, फिर यहाँ से हमेशा के लिए आपकी नज़रों से दूर हो जाऊँगी। अपनी सुबह की गलती का एहसास होते ही उसने वाणी से आज पहली बार माफ़ी मांगकर समझौता करना चाहा, लेकिन वाणी उनसे बोली, देखिए सागर, आपका जीवन जीने का ढंग मुझे कतई पसंद नहीं और मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाएं। मन ही मन खुश होता हुआ सागर बोला, वाणी, तुमसे सॉरी बोल तो दिया, अब मान भी जाओ ना प्लीज़, इतना क्या गुस्सा कर रही हो? सागर, आज आपने सारी सीमाएं तोड़ दी है। यदि कुहू गोद में न होती तो मैं बहुत पहले आपका घर छोड़कर यहाँ से जा चुकी होती। कुहू की ममता के कारण ही मैं इस समय तक आपका अत्याचार झेलती रही हूँ। बहुत दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मुझसे ज़बान लड़ाती हो। सागर, आज आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे तमीज़ से बात करो, नहीं तो मैं क्या करूँगी इसका आपको अनुमान भी नहीं है। मुझे कमज़ोर मत समझिएगा। इतने दिन मैं चुप और शांत इसीलिए रही कि शायद आप धीरे धीरे सुधर जाओगे, लेकिन आपने तो न सुधरने की शायद कसम खा ली है। वाणी का कड़ा रुख देकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया, परंतु उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। दोनों में बोलचाल बंद थी। घर में शांति छा गई थी। वाणी को सीक्रेट सर्विस वालों की रिपोर्ट का इंतज़ार था। वह जब उसे मिली तो उसका शक सही निकला। उन लोगों ने सागर और रैना के रिश्तों का सारा सच उसके सामने रख दिया। साथ ही रैना के अन्य संबंधों की सीडी उसको दे दी। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि अपने और सागर के रिश्ते को या तो बचा लेगी या फिर तोड़ लेगी। तभी मम्मी जी का फ़ोन आ गया कि पापा को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इसीलिए तुम दोनों तुरंत आ जाओ। सागर और वह दोनों तुरंत वहां पहुंच गए थे। पापा जी 1 हफ्ते नर्सिंग होम में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सागर के पिता महेंद्र जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। रैना के नशे में डूबा सागर वाणी को वहीं छोड़कर चुपचाप बम्बई चला आया। वाणी के उतरे हुए चेहरे और गुमसुम रहने से सरिता जी का माथा ठनका। उन्होंने उससे पूछा, वाणी, तुम्हारे और सागर के बीच सब कुछ ठीक है ना? जी मम्मी जी, सागर तो तुम्हें फ़ोन भी नहीं करता। वे काम में बहुत बिजी रहते हैं ना, इसीलिए नहीं कर पाए होंगे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बताओ। मैं अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब वाणी अपने को रोक न पाई तो एकदम से गुस्से में उबल पड़ी। मम्मी जी,
मैं सागर से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब नहीं निभा सकती। क्या बात है? प्लीज़ आप पापा जी से कुछ मत कहिएगा। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, वे ये सब बातें सुन नहीं सकेंगे। वाणी ने सीक्रेट सर्विस वालों द्वारा दी हुई सीडी उनके हाथ में रख दी और फूट फूट कर रो पड़ी। सरिता जी ने वाणी के आंसू पोंछे और उससे बोली, तुम चुप हो जाओ बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करूँगी। सरिता जी ने आहत मन से उस सीडी को देखा। वे वाणी से बोली, बेटी, जैसे शरीर में कोई रोग या बीमारी हो जाने पर उसका इलाज करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, वैसे ही यदि सागर के कदम बहक गए हैं तो हम सबको मिलकर उसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। बेटा, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा विश्वास है कि सागर बहुत जल्द ही तुम्हारे पास होगा, बस थोड़ा सा धीरज रखो। उन्होंने वाणी को अब इंग्लिश स्पीकिंग और व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन करवा दी। सुंदर तो वह थी ही, अब उसका व्यक्तित्व भी निखर उठा था, क्योंकि उसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से बढ़ चुका था। सरिता जी वाणी के बदले हुए व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद वे अपने बेटे के घर पर अकेले पहुंच गईं। घर पर रैना की यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीज़ें देखकर वे सागर से बोली, बेटा, यहाँ तुम्हारे साथ कोई रहता है क्या? सक पकाया हुआ सा सागर बोला, कोई नहीं मॉम, यहाँ तो मेरी एक दोस्त किसी मीटिंग के कारण यहाँ आई हुई है, उसी का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। 3-4 दिन से वह यहाँ है, उसे यहाँ से जाना है। साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ रह रही है। वैसे बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने लिए एक ढंग का पार्टनर ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें पार्टनर बड़ी जल्दी से मिल गई। अभी तो वाणी को गए हुए केवल 2 महीने भी नहीं हुए हैं। चलो, मेरी चिंता समाप्त हुई। मैं सोचती थी कि मेरा इतना मॉडर्न बेटा कैसे उस देहाती लड़के के साथ गुजर बसर कर रहेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वाणी के साथ रहना तो वास्तव में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पक्की घरेलू और देहातिन लड़की है। मैं तो उसके साथ खून का घूंट पीकर रहता हूँ। तो ठीक है, तुम उससे तलाक ले लो। हाँ, मैं मन ही मन यह सोचता तो था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब आप मेरे फेवर में हैं तो मैं कल ही वकील से मिलकर बात कर लेता हूँ और सारे कागजात तैयार कर लेता हूँ। लेकिन मॉम, आप पापा के सामने अपने कदम पीछे तो नहीं कर लेंगी ना? मुझे पापा से बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हारे पापा को समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाणी ने न जाने उन पर कौन सा जादू कर रखा है। वे तो रात दिन उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। चलो देखती हूँ, लेकिन अपनी दोस्त से कब मिलवाओगे? शुभ काम में देरी कैसी मॉम डियर, अभी थोड़ी देर में मिलवा लेता हूँ। मैं तो उसे न आने के लिए मैसेज कर रहा था, पर अब उसे आने के लिए बोल देता हूँ। वह सब तो ठीक है, लेकिन वीना तो आदर्श हिंदू लड़की है। वह तो मरते दम तक तुम्हें तलाक नहीं देगी, और साथ में तुम्हारी बेटी कुहू का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। मॉम, आज रहना ज़रा बिज़ी है, इसलिए वह नहीं आएगी। रात में वह कहाँ बिज़ी रहती है बेटा, वह तो तुम्हें पता ही होगा ना। मुझे क्या मालूम मॉम, किसी क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग होगी। हम लोग पर्सनल बातें आपस में डिस्कस नहीं करते। फिर तो वह अमीर लड़की होगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी नौकरी अगर चली गई तो वह तुम्हारा खर्चा तो उठा लेगी ना। मॉम, आप तो न जाने क्या क्या कह रही हैं। देखो सागर, जब किसी को ऐसे काम को करने जा रहे हो जिसका फैसला कोई दूसरा करने वाला हो, तो उसके नकारात्मक पहलू पर भी पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिए। ज़रा वह ब्रेसलेट तो ले आओ। सागर ने ब्रेसलेट लाकर सरिता जी के हथेली पर रख दिया। उन्होंने ब्रेसलेट को उलट पुलट कर और यहाँ वहाँ ज़रा सा घिसकर ध्यान से देखा। फिर वे बोली, इस ब्रेसलेट पर तो सोने की पॉलिश भी नहीं है। इसकी कीमत तो कम से कम 100 या 150 होगी। चलो इसको ज्वेलर के यहाँ से परखवा लेते हैं। छोड़ो मॉम, रैना ने शायद मुझ पर इम्प्रेशन जमाने के लिए यह नकली ब्रेसलेट दिया होगा। मेरे लाल, असली नकली को पहचानना सीखो। कब तक नकली तड़क भड़क के पीछे भागते रहोगे?
आपने तो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया। दोस्तों के बीच में तो यह सब चलता ही रहता है। आप इतनी छोटी सी बात को बढ़ाइए मत। चलो ठीक है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब छोड़ो भी ये सब बातें। ज़रा ये सीडी वीडियो प्लेयर में लगा दो प्लीज़। आते समय तेरे पापा ने यह कहकर दी थी कि इस सीडी को अपने लायक बेटे के साथ बैठकर देखना। ज़रा देखूं तो इस सीडी में ऐसा क्या है भला। सागर ने सीडी चालू की। टीवी में सबसे पहले रैना का फोटो उसके पूर्व पति के साथ था, जिसमें वह साधारण परिवार के वेशभूषा में थी। उसका पति कोई क्लर्क था। उसे छोड़कर रैना ने किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याह रचाया था। उसका भी फोटो था। उसे छोड़ने के बाद किसी अधेड़ रईस के साथ रहने लगी थी, पर उसके पैसे पर ऐश करती रही। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो उसको भी छोड़कर अब इधर उधर रईस, स्मार्ट व अमीर लड़कों के संग रोमांस का नाटक करके उन्हें लगातार लूट रही थी। नाइट क्लब में भी कई वीडियो थे जिसमें वह अलग अलग लड़कों के साथ अश्लील नृत्य कर रही थी। सागर ने माँ के हाथ से रिमोट खींचकर टीवी बंद कर दिया। वह गुमसुम हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मॉम, मैं भटक गया था। असली हीरे को छोड़कर मैं नकली की चमक धमक में भटक गया था। मैं वाणी का गुनहगार हूँ। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। कहीं देर न हो जाए मॉम। वह सोच रही थी कि माँ के इस कदम ने उसकी टूटती हुई शादी को बचा लिया था। तभी सागर के दोस्त रुचिर और भुवन के सम्मिलित स्वर से उसका ध्यान टूटा। थैंक्स यार, थैंक्स भाभी। आपके कड़े रुख के कारण सागर ने हम सब के सामने शर्त रख दी थी कि या तो दोस्ती या फिर ड्रिंक्स। भाई ड्रिंक्स पर दोस्ती भारी पड़ गई। रीवा प्यार भरी निगाहों से सागर की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक्स सागर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सहेलियों से और अपने दोस्तों से इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।